बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा शख्स था जिसने पहली दफ़ा पूरे के पूरे इंडिया को यूनिफाई करके एक स्टेट में बदला। मौर्यन एम्पायर्स की बुनियाद किसने रखी और अशोका कौन था और ये इतना ज़्यादा क्यों मशहूर है। सो आज हमारा 7th लेक्चर है जिसमें हम मौर्यन एम्पायर्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम मगध स्टेट्स को पढ़ चुके हैं, मगध डायनेस्टीज़ को पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर हमने पढ़ा है कि भाई 322 के अंदर एक शख्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो आ रहे हैं और वो नंदा अम्पायर को ख़त्म कर रहे हैं और मौर्यन अम्पायर्स की बुनियाद रख रहे हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले ये इंडिया को जो यूनिफाई कर रहा है वो कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य है। इससे पहले इंडिया जो है वो डिसयूनिटी के अंदर था और इसकी मेन वजह ये थी कि बार बार फॉरेन इन्वेजन हो रही थी, बार बार कोई ना कोई नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया के अंदर दाखिल होकर डिसयूनाइट कर रहा था पूरे के पूरे इंडिया को, और वो आपस में भी बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे, आपस में ही डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा थी। अब हमें मौर्यन एम्पायर्स के बारे में कहाँ से पता लगता है? उसके लिए जो मशहूर बुक्स हैं वो हैं अर्थशास्त्र। ये कौटालिया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ही के पीएम थे, यानी आप कह लें प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो ख़ास लोगों में से थे। उनकी ये बुक है अर्थशास्त्र। उसके अंदर ये बात सारी की सारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी हुई है, जिसमें उनके किंग्स, उनके डिपार्टमेंट्स, उनके क्रिमिनल और सिविल वॉर्स और डिप्लोमेसी के बारे में डिटेल है। मुद्रा रक्षा एक और बुक्स है, ये लिखी है विशाखा दत्ता ने, और इसमें ये बताते हैं कि नंदा अम्पायर को कैसे चंद्रगुप्ता मौर्य ने हटाया और ये न्यू अम्पायर खड़ी की। फिर एक बुक है मैगस्थीन इंडिका, ये एक ग्रीक एम्बेसडर हैं, उनकी बुक है। तो उस हिस्टोरियन से भी हमें बहुत सारी मालूमात मिलती हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इस तरह पूरा नाज हैं, ये बुक्स हैं हिंदुज़म की, उसके अंदर भी इसकी क्रोनोलॉजी मिलती है। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो कुछ एडिक्ट्स हैं। एडिक्ट्स मीन्स के कुछ फतावा या हुक्मनामे जो कि अशोका से रिलेटेड हैं, जो कि 12 या 17 हैं आई थिंक सो। तो वो एक पिलर्स के ऊपर जो है वो लिखवाए जाते थे, इंस्क्राइब किया जाते थे। तो वो किस लैंग्वेज में होते थे? प्रकीत लैंग्वेज या पाली लैंग्वेज के अंदर। वो भी अशोका की जो है वो एक सोर्स है इस चंद्रगुप्त मौर्य बताने में। और इसी तरह खरोस्ती, ये एक ख़ास किस्म का स्क्रिप्ट है जो आया बर सगीर में, और ग्रीक और बरहमी इनके स्क्रिप्ट्स में भी हमें ये मिलती हैं। साथ कॉपर प्लेट्स उस टाइम जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में थी, उनके ऊपर भी इंस्क्रिप्शन मिलती हैं हमें, जो चंद्रगुप्त मौर्य अम्पायर्स के बारे में या मौर्यन अम्पायर्स के बारे में बताती हैं। 2023 से हम जा रहे हैं बैक इन 322 BC, 322 BC में। तो 322 BC में क्या हो रहा था इस बर्रे सगीर पाको हिंद पर? तो सबसे पहले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो 322 से लेकर 297 तक जो है वो हुकूमत करते हैं इधर। दूसरे नंबर पे जो है वो बिंदुसारा हैं जो कि 297 से 272 तक करते हैं। उसके बाद अशोका आते हैं, अशोका के बाद दशात्रा, और इस तरह बाकी आते 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 आखिरी जो हैं वो बड़ी हादरात्रा हैं, जिन्होंने 180 या 185 तक जो है वो हुकूमत की। तो ये सारे के सारे जितने भी लीडर्स हैं मेन। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात करते हैं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये है कि ये फाउंडर हैं मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। ये इनको ग्रीक्स जो हैं वो क्या कहते थे? संद्रोक्टस या एंड्रोक्टस के नाम से जानते थे, बुलाया करते थे। ये इंडियन आर्मी फोर्स का हिस्सा थे, इसी आर्मी के अंदर थे, ग्रीक इंडियन आर्मी के अंदर। और एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपनी आर्मी बनाई और फिर इन्होंने पहली दफ़ा पूरे इंडिया को एक स्टेट में बदला। चंद्रगुप्त मौर्य के जो वज़ीर आज़म या नायब आप कह लें वो कौटालिया थे, जिनको चंक्या के नाम से, चनक्या या चनाक्या के नाम से भी जाना जाता है। ये इनको बहुत ज़्यादा तजवीज़ें देते थे। कहा जाता है कि कौटालिया जो है वो स्ट्रेटजीज़ बताते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको एग्जीक्यूट करते थे। और इन्होंने अपनी एक मर्सनरी आर्मी बना रखी थी। मर्सनरी आर्मी वो होती है जो पेड पैसे देकर किसी की असैसिनेशन करे। सो इनकी एक मर्सनरी आर्मी थी। तो इन्होंने क्या किया, जो धनानंदा थे, नंदा अम्पायर, मगध डायनेस्टी के आखिरी बंदे, उनको जो वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए थे। किस वजह से? कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स आवाम से लेना शुरू कर दिया था। तो इसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द इंटेलिजेंस ऑफ कौटालिया
डीथ्रोन कर दिया, गद्दी नशी से हटा दिया, गद्दी से हटा दिया। किसने? धनानंदा को। किसने? चंद्रगुप्ता ने। उसको किसने स्ट्रेटजीज बताई? कोटालिया ने। और 322 में जो नंदा अंपायर है वो ख़त्म हो जाती है और मौर्यन अंपायर शुरू हो जाती है। ये अपना पटालीपुत्रा जो कि पटना है इंडिया का इस वक्त शहर, उसको कैपिटल बनाते हैं। इन्होंने साथ साथ सेलुकस निकेटर। अब सेलुकस निकेटर कौन है? ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट मैंने आपको बताया था, जब वो आया था ग्रीक से इंडिया के अंदर, उसने यहाँ पे हुकूमत की थी कुछ अर्सा, कुछ 19 में रहा और फिर वापस चला गया। तो वहाँ पर उसने एक गवर्नर बनाया था। उस गवर्नर जो नॉर्थ वेस्ट साइड का गवर्नर बनाया था वो बनाया था सेलुकस निकेटर का, जो अलेक्जेंडर का गवर्नर था। तो 305 BC के अंदर ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस अलेक्जेंडर द ग्रेट के गवर्नर को, जिसका नाम सेलुकस निकेटर है, उसको भी डिफीट कर देते हैं और सेलुकस जो है वो सरेंडर कर देते हैं। फिर अपनी बेटी का रिश्ता भी दे देते हैं। बेटी का नाम हलीना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य शादी भी कर लेते हैं और जगह भी जीत लेते हैं। फिर सेलुकस जो है वो सेंड करते हैं अपना एक ग्रीक एम्बेसडर, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया मैगस्थीन इंडिका। तो ये एम्बेसडर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, ये अपनी कुछ बुक्स भी लिखी हैं। तो ये इनकी ये बेसिकली सेलुकस जो थे उन्होंने ही अपना दिया था, एम्बेसडर पेश किया था इनके पास। जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को फॉलो कर लेते हैं। जैनिज्म के ऊपर ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तीसरे चौथे लेक्चर में। फिर जैनिज्म उन्होंने कर लिया। फिर वो चले गए गंधारगिरी हिल्स में, जो कि नेपाल के अंदर है, और वहाँ पर स्लो स्टारवेशन, जो कि जैनिज्म में ही है कि कम खाओ, कुछ भी ना खाओ, पौधों को भी नुकसान ना दो, जानवरों को भी नुकसान ना पहुँचाओ। तो वो स्लो स्टारवेशन की वजह से भूख से मर जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अब उनके बेटे आते हैं जिनका नाम है अच्छा, इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मज़ीद कुछ बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। एक तो इन्होंने ये लार्ज आर्मी बनाई। इनके 6 लाख से ज़्यादा सोल्जर थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 इनके पास एलिफेंट्स थी। ये हाई टैक्स लेते थे ताकि अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन कर सकें। इनका ट्रेड, एग्रीकल्चर और सबसे इम्पॉर्टेंट एक अनोखी चीज़ कि सैनिटेशन का भी इनका बहुत अच्छा निज़ाम था इसके दौर में। ये इनकी थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ी सी सख्त थी ताकि एम्पायर जो है वो यूनिफाइड रहे, टूटे ना। उसमें यह है कि शहरों में ये स्पाइंग करते थे, जासूसी करते थे। फिर पॉलिटिकल असैसिनेशन करते थे, जहाँ पर देखते थे कि यार यहाँ पे ख़राब कर रहा है उस बंदे को कत्ल कर देते थे। फिर डिवाइड कर दी थी इन्होंने एम्पायर रॉयल प्रिंसेस के नाम, यानी 4 प्रोविंस बनवाए थे और 4 जो प्रोविंसेस थे उनको कौन चलाते थे? अपने ही प्रिंस चलाते थे, कोई गैर जो है वो गवर्नर नहीं बनाते थे ये। फिर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बहुत ज़्यादा ये लेते थे। तो इन चीज़ों की वजह से इनकी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी यूनिफाइड रही। फिर 322 से लेकर 297 तक इन्होंने अपना सुकून से गुजारा किया। फिर स्लो स्टारवेशन से मर गए और उसके बाद 297 में आते हैं इनके बेटे बिंदुसारा। अब बिंदुसारा जब आते हैं तो बिंदुसारा जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। इन्होंने 297 से 273 तक हुकूमत की। इनको अमित्रा घाटा भी कहा जाता है, स्लेयर ऑफ फोर्स, और इसको जो ग्रीक हैं वो एमिरोकेट्स के नाम से जानते थे। तो डिमैकस ये एक इनके ग्रीक एम्बेसडर हैं जो इनके कोर्ट में आए थे। जो सीरिया के किंग, उस टाइम शाम का जो किंग था एंटोकस, उसने इसको, एंटिशस जिसने इसको भेजा था। फिर अशोका को इसने, अशोका भी आगे आने वाला है जिसको हमने पढ़ना है, इसका बेटा था, उसको इसने गवर्नर बनाया उज्जैन का। बाद में तो ये किंग बन जाएगा अशोका, मगर उस टाइम उसने गवर्नर बनाया उज्जैन का। अब बिंदुसारा के बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपनी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैलाया, और यहाँ तक फैलाया कि मैसूर जो कि कर्नाटका इस वक्त इंडिया का इलाका है, साउथ इंडिया के अंदर है, वहाँ तक फैलाया। सो अगर हम मैप की बात करें तो ये देखिएगा कि ये नंदा डायनेस्टी है जो कि ऑलरेडी नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है, जो पहले वाली नंदा डायनेस्टी थी जो धनानंदा चला रहा था। और यहाँ पर जब मौर्यन अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा उसके बेटे ने आया तो ये देखें कितनी हद तक फैल गया। तो ये अब यहाँ तक चली गई है जो कि पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट, ये बेसिकली इलाका उसके पास था ना, सेलुकस निकेटर के पास, ग्रीक के पास, अलेक्जेंडर द ग्रेट के गवर्नर के पास। और यहाँ पर ये जो नीचे आपको एरिया नज़र आ रहा है ये बिंदुसारा ने इंक्रीज़ किया है। और ये वाला यहाँ से ये साउथ वाला जितना भी इलाका आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो इंक्रीज़ किया है यहाँ पर, ये वाला इलाका, तो ये बिंदुसारा ने किया है। और यहीं पर था मैसूर, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा है साउथ इंडिया। तो इस तरह करके साउथ वाली साइड पे जो है वो बढ़ाया है बिंदुसारा ने, और जो नॉर्थ वेस्ट पे बढ़ाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य खुद अपनी ज़िंदगी में बढ़ा गए थे।
अब जो आते हैं किंग 297 से लेकर 272 तक तो कर ली भाई बिंदुसारा ने। अब 272 में आते हैं द ग्रेट अशोका, जिनको अशोका द ग्रेट से भी जाना जाता है। अब अशोका द ग्रेट कौन है? अब ये मौर्यन ग्लोरी का एरा है जिसमें मौर्यंस ने बहुत ज़्यादा जो है फैलाव किया। अब ये गवर्नर के उज्जैन थे जब इसके बिंदुसारा जो है उनका मर गए, तो बिंदुसारा के मरने के बाद अशोका उनके बेटे जो हैं वो किंग बन गए। तो 272 में वो उनको जो है वो नामजद किया गया और मतलब बनाया गया, और उनकी जो ताजपोशी है वो 268 में हुई, 4 साल के बाद। अशोका जो है कहते हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को कत्ल कर दिया था सिर्फ गद्दी नशीन होने के लिए। ठीक है, तो ये एक बात कही जाती है एक सोर्स में। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ 10-12 भाई थे, उन्हीं को किल किया था वगैरह वगैरह। तो एक्सटेंडेड एम्पायर इसमें जो है वो इन्होंने क्या किया, एम्पायर को बहुत ज़्यादा फैलाया, मज़ीद साउथ की तरफ लेके गया। अभी मैप से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो कश्मीर, और नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए नॉर्थ ईस्ट नहीं साउथ ईस्ट में देखा जाए, साउथ वेस्ट में नहीं, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट ही हो गया ना। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो नेपाल। तो मौर्यन एम्पायर यहाँ तक फैल गई अशोका के दौर में। अशोका ने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी और खून खराबा किया। आखिरी जो इन्होंने वार लड़ी वो कलिंगा, जो कि साउथ ईस्ट का इलाका है, ईस्ट का इलाका है इंडिया का, तो उसमें इन्होंने बंगाल वाली साइड का, ठीक है, जो इस टाइम बंगाल वाली साइड है। तो 261 में इन्होंने जब 9 साल इसके हो गए रूल के, तो इन्होंने एक वार लड़ी, कलिंगा वार। अब कलिंगा वार जो है ये बहुत खून खराबे वाली वार थी, और इसमें तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग जो है मारे गए, और 1,50,000 से लोग ज़्यादा जो है वो प्रिजन बन गए, कैदी बना लिए गए। तो इसको बड़ा जो है वो अशोका को बुरा लगा कि यार वाई दिस हैपन्स। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये क्यों इतनी कत्लो गारत हो रही है, दैट्स नॉट गुड। तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। इनके जो बुद्धिस्ट के जो जब वार हुई तो उसके बाद ब्रह्मा के जो प्रीस्ट थे और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, बहुत ज़्यादा उनके साथ चीज़ ख़राब हुई। तो अशोका को इस चीज़ ने बहुत गम में डाला और बहुत ज़्यादा वो जो है वो नढाल हुए। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी एक पॉलिसी चेंज कर ली कि अब मैंने फ़िज़िकल ऑक्यूपेशन नहीं करनी, अब मैंने कल्चरल कन्क्वेस्ट करना है, यानी कि तहजीब में रह के आगे आगे बढ़ना है। तो इसको बोलते हैं कि भेड़ी गोशा छोड़कर उसने धम्मा गोशा शुरू कर दिया। भेड़ी मतलब भिड़ना, लड़ाई लड़ाई छोड़कर उसने धम्मा यानी दीन को फैलाना, उसको आगे चला। ये इसकी जो मेजर एडिक्ट है, हुक्मनामा है, 13वां हुक्मनामा है, उसके ऊपर ये रॉक के ऊपर अपने हुक्मनामा लिखवाते थे और उसको लगा देते। ये आज भी प्रिजर्व्ड है, आज भी नज़र आते हैं और म्यूज़ियम्स में आपको देखते हैं। तो 13th जो मेजर एडिक्ट है हुक्मनामा है, जो कि एक पत्थर पे लिखा हुआ है, उसके अंदर उसने कहा, ये बात लिखी हुई है कि उन्होंने भेरी गोशा छोड़कर धम्मा गोशा की तरह लेकर चले। आगे चलें जी। ये फिर अमन के गवारे बन गए। इन्होंने कहा बस पीस पीस पीस। फिर अच्छा बच्चा बन गए, फिर नॉन वायलेंस शुरू कर दिया, और स्टूपाज भी बहुत सारे बिल्ड किए, क्योंकि बुद्धिज़्म की टीचिंग है तो स्टूपाज ही बनाने हैं। और डिवोटी बन गए बुद्धिज़्म के, मगर इसके साथ साथ हिंदूज़ को भी अलाउ किया कि वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ये नहीं कि जिनोसाइड की तरफ चले गए, नहीं, बुद्धिस्ट टीचिंग की तो हिंदुज़म को भी अलाउ किया कि आप भाई लेके चलें हमारे साथ। इनके जो बुद्धिज़्म को लेके आने की तरफ, इसकी तरफ जो आए, वो उसके जो नाम हैं वो उपागुप्ता हैं। इन्होंने बुद्धिज़्म की तरफ इनको लाया। इनके 2 बेटे थे, महेंद्रा और एक बेटी थी, एक बेटा था महेंद्रा और एक बेटी थी संघमित्रा। तो इन्होंने इसको सीलोन, जो कि आज का दौर में श्रीलंका है, वहाँ पर बुद्धिज़्म के फैलाने के लिए भेज दिया, और इसलिए आज देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म है। और इन्होंने साथ एक धम्मायात्रा बनाई। धम्मायात्रा कहाँ पे बनाई? बुद्ध गाया में बनाई। बुद्ध गाया कौन सी जगह? जो उधर जो गौतम बुद्धा थे बुद्धिज़्म के फाउंडर, उनको सारा का सारा वो इनलाइटमेंट मिली थी। तो वहाँ पर इन्होंने ये धम्मायात्रा बनाई और वहाँ पर धम्मा को स्प्रेड करने लगे। अब उधर उन्होंने धम्मा मंत्रा, ये कौन है? ये मतलब जो रिलीजन को फैलाएंगे, वहाँ पर अपॉइंट किए कि लोग आएँ उनसे सीखें, ठीक है। और उसके बाद अशोका धम्मा जो है उन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो रिस्पेक्ट, अच्छा, अशोका धम्मा बेसिकली अब बुद्धिज़्म का एक नया एक एक्सपेक्ट आ गया, उसको अशोका धम्मा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि एल्डर्स की एहतराम करें, गुलामों पर रहम करें, नॉन वायलेंस से ना करें, एनिमल्स के साथ बिल्कुल भी नॉन वायलेंस ना हो। तो इस तरह की है, इसे अशोका धम्मा कहते हैं। अब देखें जी, तो हम देखते हैं कि ये जो इलाका है ना, यहाँ पर ये बिंदुसारा के इलाके में नहीं था। तो यहाँ पर इसने अशोका ने क्या किया, ये वाला जो कलिंगा, यहाँ भी यही कलिंगा ही है, ठीक है। तो ये कलिंगा वाला इलाका भी लिया और इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा इसने इलाके को फैलाया।
ठीक है, अब आ जाएं 272 से हम चलते हैं 185 बीसी में, और 185 बीसी में यानी हम कहाँ से चले हैं, 272 से 185। तो 185 तक बहुत सारे और भी अशोका के बाद जो है वो आते रहे, जिसके मैंने नाम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो उसके बाद कोई भी इतना पावरफुल नहीं बन सका, तो अशोका के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और डिक्लाइन इस तरह हुआ कि 137 साल तक ये चलती रही, और बाद में ईस्टर्न और वेस्टर्न दो पार्ट्स में बदल गई। तो ईस्टर्न साइड्स पे ज़रा फॉरेन्स ने हमले कर करके जगह काफ़ी ले ली थी, और वेस्टर्न साइड्स पे नहीं, वेस्टर्न साइड पे फॉरेन ने हमले कर करके ली थी, और ईस्टर्न साइड पे जो लोकल्स थे उन्होंने इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमले कर करके जगह लेना शुरू कर दी। जो बाद के रूलर्स आए उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए, उस तरह पीजेंट्स की लैंड्स हथियाना शुरू कर दी। तो इस तरह फिर इंडियंस के अंदर रिबेलियंस शुरू हो गई, और मौर्यंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट के स्मॉल किंगडम्स में बनना शुरू हो गई। वेस्ट पे जो है वो मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन्स इन्वेजन्स की वजह से थी, और ईस्टर्न पे लोकल रेबिलियंस थी। आखिरी जो रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, उनका नाम बृहद्रथ था। इनको बेसिकली कत्ल किया। किसने कत्ल किया? पीयूष मित्रा, जो पीयूष मित्रा संगा इस बंदे का पूरा नाम है, ये इसी के कमांडर इन चीफ थे। इसने जब देखा कि यार ये तो हद कर दिया इन लोगों ने, तो उन्होंने अपने ही किंग का कत्ल कर दिया, और 185 बीसी के अंदर संगा अम्पायर, जैसे शुंगा अम्पायर भी कहते हैं या शुंगा डायनेस्टी कहते हैं, उसका जो है वो इब्तदा कर दी। इस तरह मौर्यन एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गई। अगर मौर्यन एम्पायर्स की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक तो ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, इसका एक बादशाह होता था, फिर एक मंत्री परिषद होता था जिसे एडवाइज़र कहते थे, पीएम आप कह लें। युवराज इसके प्रिंसेस को बोलते थे। गोपा इनके पुरोहित, यानी कि जो ब्राह्मण का या इनके पंडितों का सबसे बड़ा पंडित होता था उसे पुरोहित या गोपा बोलते थे। और सेनापति, जिसको कमांडर इन चीफ आप कह सकते हैं, उस ज़माने के थे। फिर अगर बात करें इसकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इनके 5 सूबे थे। तो उसमें से एक था उत्तरा मतलब नॉर्थ उत्तरापथा, जिसका कैपिटल टैक्सला था, जो हमारे पाकिस्तान के इलाके में आता है। फिर दूसरे नंबर पे अवंतीपथा था, जो वेस्ट में था, उज्जैन आता है। नेक्स्ट जो है वो परचम पथा था, जो कि ईस्ट में आता है, उसका कलिंगा था, जो मैं अभी आपको मैप में भी दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास आ गए तो दक्षिण साउथ में, तो वहाँ पर सूरव नगरी इलाका था। और जो सेंट्रल था वो आपको पता है कि पतालीपुत्रा ही कैपिटल रहा है इन चंद्र मौर्य गुप्ता या मौर्यन एम्पायर्स का। सो इन द एंड आर्ट्स के हम थोड़ी सी बात कर लें तो इनके कुछ स्टूपाज हैं मशहूर, जिसमें सांची स्टूपा है और भरहूत स्टूपा है। फिर पिलर्स मौर्यन एम्पायर के बहुत ज़्यादा सतून बने होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जो एम्बेलम है इंडियन रिपब्लिक का, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, ये जो लिया गया है ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर है जो सरनाथ में है, उसको ये लिया गया, और ये एम्बेलम है इस वक्त इंडियन रिपब्लिक का। तो एक निशान है, ठीक है, कौमी निशान की हैसियत रखता है, तो वो भी अशोका पिलर से लिया गया है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको मौर्यन एम्पायर समझ आया होगा। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइन ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स इट।